तो आइए देखते हैं अब हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो सर्टेनली सी ये बात है कि 1773 से पहले कुछ तो ऐसी सिचुएशंस रही होंगी जिससे सरकार को ये महसूस हुआ कि भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ रेगुलेशंस लगाने की ज़रूरत है। तो 1773 से पहले क्या माहौल था हिंदुस्तान में? ये माहौल कुछ ऐसा था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फेवरेबल नहीं था। फॉर एग्जाम्पल 1770 की बात कर लें तो 1770 में बंगाल में एक ऐसा ज़बरदस्त फैमीन आया, अकाल पड़ा, जिसकी वजह से 1/3 जो पॉपुलेशन है वो पैरिश हो गई। सिचुएशंस ऐसी थी कि लोग अपने बच्चों को बेचने लगे थे, घास खाने लगे थे, अपने खेती के जो उनके टूल्स थे वो सब बेचने लगे थे। तो कुल मिलाकर बहुत ही एक भयंकर वाली सिचुएशन 1770 में हमें देखने को मिलती है। इससे पहले 1769 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हैदर अली से हार जाती है। इसके अलावा कंपनी को भारी लॉस उठाना पड़ रहा था, जो अमेरिका के साथ उसका टी ट्रेड था उसमें भारी लॉस उसको उठाना पड़ रहा था। कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे वो प्राइवेट ट्रेड में लगे हुए थे, वो ब्राइब ले रहे थे, जिसकी वजह से कंपनी को भारी लॉस उठाना पड़ रहा था। और एक ऐसी कंपनी जो किसी समय अपनी सरकार को पैसे दिया करती थी क्योंकि उसके पास मोनोपोली थी, तो वो अपनी सरकार को 4 लाख जो पाउंड है हर साल उसको पे किया करती थी। लेकिन सिचुएशंस ऐसी बदली कि वो कंपनी जो पैसे दे रही थी अब उसे लोन की ज़रूरत पड़ गई थी। उसने 1 मिलियन पाउंड की जो है लोन की मांग ब्रिटिश सरकार से करी। और जब आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो रेगुलेशंस भी लगाएंगे कि भैया पैसा तो मैं दे रहा हूँ पर मैं कैश में वापस लूँगा या मैं अकाउंट में लूँगा या मुझे ऐसे करना। आप अपने जो है कॉलर खड़े कर लेते हैं। ठीक इसी तरीके से ये टाइम था इस ब्रिटिश सरकार के लिए कि वो अपने कॉलर खड़े कर ले, और इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बनाया गया। तो सबसे पहली बात, जब आपके पास कुछ पावर आ रही है तो आप चीज़ों को सेंट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। ये एक्ट इस मायने से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत करी। इससे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हमें देखने को मिलता है, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे हमें देखने को मिलता है, क्योंकि तीनों बराबर थे, तीनों इंडिविजुअली काम करते थे, तो इसीलिए तीनों की पावर बराबर थी। लेकिन जब पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से निकल के ब्रिटिश सरकार के पास जा रही थी तो उनके लिए सबसे पहले ये काम था कि किसी एक आदमी से पूछें। इसीलिए उन्होंने क्या करा, सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। ये वाली जो प्रेसिडेंसी थी बंगाल की, ये बाकी दोनों प्रेसिडेंसी से थोड़ी सी डेवलप थी। तो इसीलिए गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। जब इन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सी बात है कि जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज थी ये इनके अंडर में कर दी, खासकर फॉरेन अफेयर्स है कि भाई अगर आप कोई ऐसा वॉर करेंगे तो आपको पूछना पड़ेगा। ऐसा हुआ भी। जब बॉम्बे की बात करें, बॉम्बे में एक गवर्नर था विलियम हॉर्नबाई। ठीक उसी समय जब गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बंगाल बनाया गया तो पहला जो गवर्नर जनरल था बंगाल का वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। वॉरेन हेस्टिंग्स को इसलिए बनाया गया क्योंकि 1770 में हमने देखा कि भाई इतना अकाल पड़ा, लेकिन बावजूद उसके 1 साल बाद वॉरेन हेस्टिंग लेटर लिखता है और बोलता है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो पिछला जो अब तक का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है उससे भी ज़्यादा हमने कलेक्ट किया। तो आप सोचिए कि एक ऐसी सिचुएशन, लोग मर रहे हैं, घास खा रहे हैं, उसमें भी आप टैक्स बढ़ा दे रहे हैं और आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। और ईस्ट इंडिया कंपनी या उनका पर्पस था कि पैसा लो, वो हमारे जो इंटरेस्ट है उनके लिए तो काम कर नहीं रहे थे। और इसीलिए हमें पहला जो गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग देखने को मिलता है और इन दोनों को सबऑर्डिनेट कर दिया। तो मैं विलियम हॉर्नबाई की बात आपको बता रहा था। इसने क्या किया, बॉम्बे में इसने मराठास की पेशवास का साथ दिया, मराठास के खिलाफ इसने वॉर की, और इसीलिए जो वॉरेन हेस्टिंग था उसने इसको सेंशर कर लिया कि भाई कि कारण बताओ, नोटिस जो बोल देते हैं कि आप रीज़न बताओ कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपकी वजह से जो है बहुत सारे ब्रिटिशर्स मरे हैं, ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए आप जो है ये बताइए क्या वो सिचुएशंस रही, क्या वो रीजंस रहे जिसकी वजह से आपने ये वॉर छेड़ा। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात करता है ये रेगुलेटिंग एक्ट। इसने ये प्रोविजन बनाया कि अब से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें 3-4 जजेस होंगे
एक चीफ जज होगा, और ये चारों जज जो होंगे वो इंग्लैंड से आएंगे, जहां पर हमें एलिजा इम्फी जो है, एलिजा एम पे जो है हमें पहला चीफ जस्टिस देखने को मिलता है, जो कि वॉरेन हेस्टिंग का बचपन का दोस्त था, बड़े घनिष्ठ मित्र थे दोनों। तो यहाँ पर इससे पहले क्या हुआ करती थी, इससे पहले मेयर की कोर्ट हुआ करती थी, आपने सुना होगा मेयर की कोर्ट। तो इससे पहले ये कोर्ट हुआ करती थी, यहाँ पर हमें सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलती है। और क्योंकि जिस वजह से कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था, प्राइवेट ट्रेड, इस एक्ट ने इस पर बैन लगा दिया कि आप प्राइवेट ट्रेड नहीं ले पाएंगे, इंडियन से नहीं कर पाएंगे, या इंडियन से गिफ्ट नहीं ले पाएंगे, या आप रिश्वत नहीं ले पाएंगे। इस पर इसने बैन लगा दिया था। और साथ ही साथ इसने कंट्रोल कैसे बढ़ाया था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग थे जो इंग्लैंड में बैठा करते थे। ये बेसिकली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है क्या, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उस कंपनी में जितने भी वो बड़े लोग जिनके पास ज्यादा शेयर्स हैं, तो इनके पास 1000 पाउंड से ज्यादा, जितने भी जिसने भी कंपनी में 1000 पाउंड से ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा था, वो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जगह ले लेता था। तो कुल मिलाकर ये 24 लोग थे उस समय। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वहां पर बैठते थे इंग्लैंड में, और ये लोग अब रिपोर्ट देने वाले थे सिविल की, रेवेन्यू की, या मिलिट्री की, जितनी भी रिपोर्ट थी इंडिया से रिलेटेड, अब ये रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को जानी थी। तो कुल मिलाकर इस तरीके से रेगुलेशंस जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बदौलत। अब अमेंडिंग एक्ट 1781 की बात कर लेते हैं। तो 1773 एक्ट बना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 8 सालों के अंदर ही 1781 का ये अमेंडिंग एक्ट आता है। अमेंडिंग है इसीलिए कि इसमें जो पुराना एक्ट था उसमें तब्दीली की गई। अमेंडिंग का मतलब चीज़ों में बदलाव करना। तो जो पुराना एक्ट था उसमें ही चीज़ें चेंज की गई। क्या चेंज की गई, इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को जो है वो चेंज किया गया था। क्यों चेंज किया गया था, पहले ये समझ लेते हैं। क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी तो इस सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे वो अपॉइंट किए जाने थे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। वहीं जो कंपनी के लोग थे उनको अपॉइंट करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, बड़े बड़े शेयर होल्डर्स। तो आप इमेजिन करिए कि दो ऐसे लोग, एक जो कंपनी जिसको अपॉइंट कर रही है, जिसके अपने इंटरेस्ट है, दूसरा ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर रहा है, तो दोनों में टसल तो होनी ही थी, दोनों में प्रॉब्लम्स तो होनी थी। और ये जो एक्ट था 1773 का, इसने जो पावर्स थी सुप्रीम कोर्ट की या गवर्नर जनरल की, इसकी पावर्स में बहुत ज़्यादा कुछ क्लैरिफिकेशन किया नहीं था। बहुत ज़्यादा हमें ग्रे एरिया देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से ये नहीं पता चल पाता था कि ये किसके ज्यूरिसडिक्शन में आएगा, इसके ज्यूरिसडिक्शन में आएगा गवर्नर जनरल की या सुप्रीम कोर्ट की। और इसी वजह से ये जब टसल हो रही थी तो इसको सॉर्ट करने की भी ज़रूरत थी, और इसीलिए अमेंडिंग एक्ट 1781 हमें देखने को मिलता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम कर दी गई हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रेवेन्यू नहीं दे रहा था, रेवेन्यू दे रही थी कंपनी, तो इसीलिए कंपनी की पावर्स को बरकरार रखा गया, सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम कर दिया गया। क्या किया गया, सबसे पहले ये बोला गया कि जो गवर्नर जनरल है, जो काउंसिल है, जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के, वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जितना भी काम करते हैं अपने ऑफिस के दायरे में रहकर, उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा। जैसे आज के समय में बात कर ले, हमारा जो प्रेसिडेंट होता है, अगर वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ काम करता है, बाकायदा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो भाई वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। ना हम उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, ना कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग चला सकते हैं। सिविल केसेस में कुछ स्पेसिफिक उस पर कंडीशन लगती है, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ ले रहे हैं। तो ये ऑफिशियल कैपेसिटी मतलब ऑफिस में रहकर, क्योंकि ये एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं, कंपनी इनकी नहीं है, ये ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट कोई ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान का मतलब राजा हो गया, वो उस ऑफिस के लिए काम कर रहा है। और उस ऑफिस में रहते हुए पुलिस वाला अगर पुलिस की यूनिफॉर्म में रहकर किसी को मार रहा है, पीट रहा है, तो वो अपना ऑफिशियल कैपेसिटी में ये काम कर रहा है। इंडिविजुअली अगर वो लाठी चार्ज कर रहा है तो वो गलत हो जाएगा। पुलिस की यूनिफॉर्म में कर रहा है तो वो ऑफिशियल कैपेसिटी में आ जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से इसने क्या कहा कि जो ऑफिशियल कैपेसिटी में ये जितने भी काम कर रहे हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन इसने खत्म कर दिया। साथ ही साथ रेवेन्यू मैटर्स पे भी खत्म कर दिया। तो ये बड़े झटके हो गए थे सुप्रीम कोर्ट के लिए। इसके साथ साथ इसने एक चीज ये बढ़ा दी कि जो सब्जेक्ट्स हैं, जो लोग थे, नेटिव्स थे कलकत्ता के, उनके ऊपर ज्यूरिसडिक्शन बढ़ा दिया। अब जब आप इतनी सारी चीजें खत्म कर रहे हो तो कुछ बढ़ाओगे भी तो आपने क्या करा, आपने
इस अमेंडिंग एक्ट ने कलकत्ता के जो सब्जेक्ट्स थे उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बढ़ा दिया। अब आप इनके ऊपर, कलकत्ता के लोगों के ऊपर फैसला सुना सकते हो, बशर्त यह है कि आप इनके पर्सनल लॉज के हिसाब से चलेंगे। अगर हिंदू है तो हिंदू लॉज के हिसाब से, मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉज के हिसाब से। अब इसने और क्या किया कि जो प्रोविंशियल कोर्ट थी, जो नेचुरली अदालत थी, हमारे पास क्या है, सेशन कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो इसने क्या कहा कि जो प्रोविंशियल कोर्ट है, जो रजवाड़े हैं, वहाँ से जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं उसमें जो कोर्ट्स हैं, वहाँ से जो अपील सुप्रीम कोर्ट आया करती थी, हायर कोर्ट मतलब जो प्रोविंशियल कोर्ट से अगली कोर्ट कौन सी थी, सुप्रीम कोर्ट। तो जो अपील सुप्रीम कोर्ट में आया करती थी, अब इस एक्ट ने बोला कि ये अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगी, ये जाएंगी गवर्नर जनरल की काउंसिल में, वहां जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट की पावर हमें जो है बहुत कम होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इसने गवर्नर जनरल को ये बात की पावर भी दे दी कि वो जो लोअर कोर्ट्स हैं उसके लिए नियम कानून बना सके। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जो हाई कोर्ट है वो निचली अदालतों के लिए नियम कानून बना सकता है, ठीक इसी तरीके से इस एक्ट ने गवर्नर जनरल को अब की बार ये पावर दे दी कि जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके लिए पावर, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाएगा, आपका गवर्नर जनरल। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से जनरेट हुई, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के ऑफिस में जो भिड़ंत हुई, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये अमेंडिंग एक्ट 1781 बनाया गया।